अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। अमरीकी मीडिया में एक अजीब व गरीब सूरत हाल तब देखने को मिली कल जब अमरीका के दौरे पर आए यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मीडिया के सवालात के जवाब जो अमरीकी सदर और वाइस सदर हैं उनके साथ बैठे हुए दे रहे थे। इस मौके पर हुआ कुछ यूँ कि बात आई यूक्रेन और रशिया के दरमियान में जंग और उसमें क्या हल हो सकता है या डिप्लोमेसी की, जिसके ऊपर सदर ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने लिटरली झाड़ पिला दी ज़ेलेंस्की को। हुआ क्या एग्जैक्टली कितनी सख्त टोन थी, कितने सख्त जुमलों का एक्सचेंज हुआ जब ज़ेलेंस्की ने क्वेश्चन किया जेडी वांस की जो डिप्लोमेसी की बात है उसको। ज़रा आप खुद से सुनिए वो क्या टोन थी। We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. Do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Just say thank you. I said a lot of times to American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. सरबराहाने मुमलिकत के दरमियान ऐसा हीटेड एक्सचेंज इतना पब्लिकली शायद ही कभी देखा गया हो। इस सारी स्पैट के बाद यूरोपियन रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। यूके हो, पेरिस हो, फ्रांस हो या फिर दीगर यूरोपीय ममालिक हो, जर्मनी जैसे, उन्होंने अपना वेट ज़ेलेंस्की के पलड़े में डाला है और उन्होंने कहा है कि हम बैक करेंगे यूक्रेन को। अब इस सारी सूरत हाल के बाद सबसे बड़ा सवाल ये जन्म देता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के ऊपर इस सारे मामले के, और जब ट्रंप ने अपना स्टांस बता दिया है वाज़े तौर पर, तो क्या असरात होंगे। इसी सवाल से स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी दरमियान में गुत्थियाँ जिनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, फ़खर दुरानी साहब और फैसल वराइद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, सबसे पहले तो आपसे ही हम जानना चाहेंगे, यकीनन आप हमें ये बताएंगे कि इसके असरात क्या होंगे, लेकिन बात इस नहज तक और इतने हीटेड एक्सचेंज तक कैसे पहुंची, कैसे तब्दील हो गई ये सारी की सारी प्रेस एक्सचेंज इन अ शो ऑफ हॉस्टिलिटी? अच्छा, ये बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे तो इस तरह का कुछ हो सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन की एम्बेसडर जो अमेरिका में हैं, उन्होंने इस मीटिंग से पहले बहुत लंबी चौड़ी एक इनको ब्रीफिंग दी कि आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश ये लोग करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। और जो कि वो फिर गुस्सा वाली सूरत हाल वहाँ पर आ गई और आप देखेंगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यूक्रेन की एम्बेसडर थी वो सर पकड़ कर बैठी हुई थी। 40 मिनट तक उन्होंने अपने सर को नहीं छोड़ा। अच्छा, ये इसलिए भी था कि इससे पहले 2 हफ्तों के बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ज़ेलेंस्की को एक फेल्ड कॉमेडियन और डिक्टेटर कह रहे थे, और जवाब में हल्के फुल्के दबे अल्फाज में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट भी ये कह रहे थे कि ये जंग मैंने आपके साथ मिलकर स्टार्ट की थी। तो दूसरे अल्फाज में ये बताना चाह रहे थे कि इसमें से मुझे, अगर आपने ही निकालना, मुझे निकालना, आपके आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो ऑलरेडी एक माहौल इस तरह का था जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसा होगा। फिर ये है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज को भी आप अपने सामने रखें। वो सिर्फ ताकतवर इंसान की इज्जत करना और कमज़ोर की झुकी हुई गर्दन देखना ही पसंद करते हैं। इसके अलावा वो किसी और चीज़ को अच्छा नहीं समझते। वो उस वर्ल्ड व्यू पर यकीन रखते हैं जिसमें ताकतवर की बात मानकर अमन कायम किया जाए। वो कहते हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ मेरी पॉलिसी है, और आपको पता है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ दुनिया में बहुत देर नहीं चलता, क्योंकि सिर्फ एक शख्स दुनिया में कभी भी ताकतवर नहीं होता। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ ब्लू हो गया, क्योंकि जो मिनरल डील प्रेसिडेंट को ऑफर की गई थी उसमें ये नहीं है कि अगर वो अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को, जो कि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली उनके पास मादनियात हैं, उनको लेने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप उनसे ये वादा करने के लिए तैयार नहीं थे कि ये उनकी सिक्योरिटी की कोई ऐसी गारंटी देने को तैयार हैं जो कि उनके लिए एक फेस सेविंग हो और वो एक सीज फायर डील को जाके साइन कर सकें। तो सारी लड़ाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये हो रही थी कि वो बस साइन करें।
जबकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की चाह रहे थे कि वो उसके एक एक नुक्ते पर बहस करना चाहते हैं, जबकि अमेरिका चाह रहा था, मार्को रूबियो चाह रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस चाह रहे थे कि बस ये साइन करें और मामला ख़त्म करें, क्योंकि यू आर वीक, आपके लोग मर रहे हैं, आप क्यों इसके ऊपर एक एक नुक्ते के ऊपर हमसे बहस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से वो ऑलरेडी एक हीटेड माहौल में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जिसके बाद आपको पता है उनके लिए खाना तैयार था, उनके लिए स्वीट डिश, लेकिन वो सब कुछ उनको खाने भी नहीं दिया गया, उनको मार्को रूबियो के जरिए कहा गया कि आप जाएं। और फिर उसके बाद वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्केड्यूल थी अगले दिन, वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दी, पोस्टपोन नहीं बल्कि अब तो खत्म ही हो गई। अब तो सब कुछ खत्म है ना, अब तो ये कुछ, अब तो कल उन्होंने जाना है लंदन। लंदन में अब जो बात होगी वो इसके फ्यूचर को का आपको एक रुख बताएगी, लेकिन आप फिर भी एक बात नोट कर लें कि ज़ेलेंस्की अब मजीद नहीं चल सकेंगे। अच्छा, बट आप इसके असरात क्या देख रहे हैं रशिया, यूक्रेन और सारी चीज़ के ऊपर? रशिया का भी इसके ऊपर रद्द अमल आया, उसको भी इसमें जमा खातिर कर लेते हैं। देखें, एक बात आप अपने सामने रखें, रशिया बहुत पावरफुल है, 14 करोड़ से ऊपर की आबादी है, बहुत बड़ी जंगी मशीनरी है यूक्रेन के मुकाबले में, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो 18 से 20% एरिया यूक्रेन का ले चुका है, उसको कोई उससे वापस नहीं छीन सकता। अमेरिका को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस चीज़ को फर्क पड़ेगा, आप नोट करें कि वो यूरोप की फॉरेन पॉलिसी है। यूरोप की फॉरेन पॉलिसी में अब तक डिफेंस का सबसे बड़ा नाम अमेरिकन गारंटी थी, अब वो गारंटी खत्म हो गई है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट्स ने टाइम एंड टाइम अगेन, और ख़ास तौर पर इसने डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो अब प्रेसिडेंसी को एक किंगडम की तरह लेने लगे। यानी मुझसे पहले वाले स्टूपिड थे, मैं उनकी किसी डील को नहीं मानता। अब यूरोप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसमें अब बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, खा अमेरिका में अगली दफ़ा ओबामा टाइप भी कोई प्रेसिडेंट क्यों ना आ जाए। अब ये जो चेंज सबसे बड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आएगा वो यूरोप की फॉरेन पॉलिसी में आएगा, क्योंकि आप देखिए कि उनकी फॉरेन पॉलिसी चीफ ने कह भी दिया है कि अब हमें फ्री वर्ल्ड के लिए नया लीडर चाहिए, हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसके ऊपर आगे जाके मजीद डिलिबरेट करते हैं। बट मज़हर अब्बास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारी स्पैट के असरात? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप को और उनके दौर को, और आगे भी बड़ी मज़े की चीज़ें आएंगी, बहुत सरप्राइजें आएंगे। देखें, इस मामले पे जो कुछ हुआ उसमें हमें नज़र ये आ रहा है कि अब यूरोप जो है वो पूरा उनके साथ खड़ा है, ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। ज़ाहिर है कोई लड़ाई वगैरह की बात मसला नहीं है इसमें, लेकिन इंटरेस्टिंग है रूस और डोनाल्ड ट्रंप का एक यकज़बान होना, ये सबसे इंटरेस्टिंग इसमें है। लेकिन जो गुफ्तगू है, जो पूरा कंडक्ट है, वो नॉट अनलाइक यूएस प्रेसिडेंट, बट अनलाइक यूएस प्रेसिडेंट, लेकिन प्योरली टिपिकल डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है, और वो कोई भी सरप्राइज़ कर सकते हैं किसी के साथ भी। गाज़ा के बारे में उनका आप सोचें कि कहाँ जहाँ 50,000 लोग जो है जिसमें बच्चे शामिल हैं, सब हैं हो गए, और वो गाज़ा की ज़मीन को किस तरह जो है देख रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली तो मुझे नहीं नज़र आती कि यूक्रेन की पॉलिसी में या आएगी इस सूरत हाल में, लेकिन ये पूरा कंडक्ट जो है ये एक बड़ा सवालिया निशान बनेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी के हवाले से कि क्या इट्स अनबिकमिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट, कि आप चाहे कोई भी हो, कोई भी आपसे आपका कमज़ोर तरीन जो है वो हो, लेकिन क्या इस तरह का बिहेवियर जो है वो डिप्लोमेटिकली अलाउ करता है इस चीज़ को, चाहे आपका बदतरीन दुश्मन भी आपके साथ मुज़ाकरात के लिए, आफ्टर ऑल वो अमेरिका में आए थे, ये नहीं था कि वो जो है डोनाल्ड ट्रंप से कहीं बीच में कहीं किसी और कंट्री में मुलाकात हुई थी, मेहमान थे। हाँ, मेहमान थे, मतलब आप डिप्लोमेटिक अंदाज में ही आप कोई सख्त ज़बान भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। ये बिल्कुल मुझे याद आ गया कि जो हेनरी किसिंजर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से की थी कि वील मेक पाकिस्तान एन हॉरेबल एग्ज़ाम्पल, वील मेक यू एन हॉरेबल एग्ज़ाम्पल, और उसके गवाह भी मौजूद हैं उस मुलाकात के। तो ये जो अंदाज है सर, लेकिन परहैप्स इस तरह से पब्लिकली किसी पहली दफ़ा, पब्लिकली बिल्कुल पहली दफ़ा, पब्लिकली बिल्कुल पहली दफ़ा है, और इस चीज़ को रोका भी नहीं गया, इस चीज़ को जाने दिया गया, इस चीज़ को जाने दिया जाए। और मेरा ख्याल है वो बहुत वाज़ेह मैसेज डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे उसमें। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस चीज़ को एनालाइज़ करना, क्योंकि अगर आपको याद हो
कि रूस का और अमेरिका का तनाज़ा यूक्रेन पे क्या बना था, और आज रूस अमेरिकी सदर की तारीफ़ कर रहा है, अमेरिकी सदर के कंडक्ट की तारीफ़ कर रहा है, और कि उसने यूक्रेन के सदर को शटअप कॉल दी उसमें। अब देखना ये कि बरतानवी वज़ीर आज़म और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के दरमियान जो मुलाकात होनी है आज, उसमें क्या निकल कर आता है। यूरोप के बहुत से ममालिक में, एक आध को छोड़ के, सब ने जो है वो यूक्रेन की हिमायत की है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट की हिमायत की है, और ये एक नई पोलराइजेशन हमें इमर्ज होती हुई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जाहिर है इसमें कोई यूरोप के अपने प्रॉब्लम्स हैं। देखना यह है कि बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस पूरे इशू को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ तो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत क्लियर है ना, कि वो उन्होंने पहले भी, जब पहली मरतबा बने थे और अब भी, उन्होंने ये बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा था कि वो एक एंटी वॉर हैं, और वो नहीं चाहते, वो दुनिया में जंग ख़त्म करवाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें उस वक्त भी उन्होंने गज़ा के मसले भी जो ट्रंप का रशिया से मुतल्लिक स्टांस है वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इस गुफ्तगू में भी अगर आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ट्रंप ये कहते हैं कि बाइडन के साथ पुतिन ने ऐसा किया होगा या उनकी बात नहीं मानी होगी ओबामा की, लेकिन मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि उनके मुख्तलिफ ताल्लुकात हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। I'd like रूस और डोनाल्ड ट्रंप का इत्तेहाद अपनी जगह है, रूस और अमेरिका के ताल्लुकात अपनी जगह है। ठीक है, इसके ऊपर ज़रा मजीद भी बात करते हैं, लेकिन फ़खर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने जाल बिछाया, ज़ेलेंस्की उस जाल में फंस गए? शुक्रिया अलीना। देखें, इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का लीडरशिप स्टाइल है वो बिल्कुल है इसी तरह जो कल उसने डिस्प्ले किया है, वो सिर्फ ज़ेलेंस्की के साथ नहीं किया, वो ताकतवर ममालिक जो बरतानिया उनका हमेशा से एक एलाई के तौर के ऊपर समझा जाता है, वो उसको भी उन्होंने इस तरह की बात की कि आप अकेले जो है वो नहीं ये कोई इस तरह का वो कर सकते अमेरिका की सपोर्ट के बगैर। तो ये ट्रंप का एक नेचुरल स्टाइल है, वो इस तरह जो है वो बगैर किसी लगी लिपटी के वो बात करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, फिर इसका पस मंज़र जिस तरह ये फैसल वड़ाई साहब ने भी बात की है कि इससे पहले कुछ इनकी जो आपस में वो चल रही थी, लेकिन जो कल जो आपने अभी क्लिप भी चलाया उसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो JD वेंस ने किया कहा, वो भी उसको मद्देनजर रखना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप हमारे मुखालफों की इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे पेंसिल्वेनिया स्टेट में जाके इलेक्शंस के दौरान। तो ट्रंप को इस चीज़ का भी इल्म है कि ज़ेलेंस्की जो था वो डेमोक्रेट्स हैं और उस हवाले से ये उनके फेवरेट वो समझे जाते थे। तो ये ट्रंप को उस हवाले से भी गुस्सा था, जो फिर उसके जो एक ट्विटर के ऊपर एक्सचेंजेस हुए वो भी इस हवाले से था। ये तो एक इसका पस मंज़र है। अब सवाल ये है कि जो यूक्रेन के सदर के साथ ये एक वो किया गया है, जो बर्ताव किया गया है, तो क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है? देखें, ये कोई पहली मरतबा इस तरह नहीं हुआ। दोस्ती जो होती है हमेशा बराबरी वालों के साथ होती है, चाहे वो मुल्कों के दरमियान हो, चाहे वो किसी इनफरादी हवाले से हो। तो ये ज़ेलेंस्की की तरफ से और जो यूक्रेन है उसकी तरफ से मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा ही कोई उन्होंने वो उम्मीदें लगा ली थी अमेरिका के साथ कि अमेरिका जिस तरह उनको माजी में जो डेमोक्रेट्स की उसमें वो फंडिंग कर रहा था और जो रशिया के साथ वॉर के हवाले से शायद ये जो रिपब्लिकन है वो भी इसी तरह जारी रखेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही ये इस हवाले से इशारा दे दिया था, सिर्फ इनके हवाले से नहीं था, यूरोप का या बाकी भी अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ट्रंप का ज़्यादा कसूर है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो यूक्रेन की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी वो ज़्यादा थी और जो एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी नहीं हो सकी। अब दूसरी बात एक और है कि क्या ये इस तरह माजी में भी होता रहा है या किसी और मुल्क के साथ भी होता रहा है। मज़र साहब ने एक जो है वो भुट्टो साहब की एक मिसाल दी जो सितंबर 1976 में हेनरी किसिंजर और उनके दरमियान हुई थी। वो वाक़या भी दरअसल इसीलिए था कि पाकिस्तान ने कोई फ्रांस के साथ एक जो है वो न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट का एक मुआहदा किया था, जो कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इसको वो पूरा करे पाकिस्तान। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के अक्सर हवाले से जो है वो इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन यही बात है कि पब्लिकली नहीं होता। इसी तरह 65 की वॉर में भी अयूब खान के साथ जब ये लिंडन बी जॉनसन थे सदर अमरीकी, उन्होंने भी सीटो सेंटो का पाकिस्तान ने हवाला दे के जब पाकिस्तान के दिफा के लिए किया था, तो लिंडन बी जॉनसन ने ये कहा था कि हमारी जो अग्रेशन के हवाले से था वो कम्युनिस्ट अग्रेशन के हवाले से वो बात हुई थी, और ये हमारे उसमें भी है
जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। तो ये बात एक तो होगी कि पस मंज़र और क्या ये माजी में भी दूसरे ममालिक के साथ होता रहा, बिल्कुल होता रहा है, और अमेरिका इस तरह जो है वो किसी के भी, अब मेरा ख्याल है कि ये बाकी ममालिक के भी कान खड़े हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या यूरोप अकेले जो है वो यूक्रेन के साथ मिलकर उसका दिफा कर सकता है और रशिया का वो कर सकता है? तो मैं नहीं समझता कि यूरोप जो है वो रशिया के अगेंस्ट इस तरह जाएगा, ख़ासतौर के ऊपर जो मौजूदा अमरीकी जो रवैया है उसके बाद। यूरोप का अगर देखें तो टोटली जो रिलायंस है एनर्जी का, जो गैस के हवाले से, वो पूरा रशिया के ऊपर है। और यूरोप कभी भी इस हवाले से, अमेरिका तो इनको यूरोपियन को ये पता है कि वो एनर्जी किसी सूरत भी वो अमेरिकी एनर्जी जो है वो यूरोप को नहीं देगा, तो इसलिए उनको रूस से एक हद से ज़्यादा आगे यूरोप भी नहीं जाएगा उसकी जो यूक्रेन की सपोर्ट के हवाले से। तो फिर सवाल ये है कि अमेरिका भी दूर हो गया है, यूरोप भी एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, तो फिर इस रूस और यूक्रेन की जंग के जो है वो होगा क्या होगा, उसका जो आगे आउटकम क्या निकलेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो अल्टीमेटली मैं देख रहा हूं कि गो के ये इतनी जल्दी वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रेटेजिकली और उसके साथ साथ जो बाकी आपको लॉजिस्टिकली भी देखना होता है कि जंग बंदी के हवाले से, सीज़ फायर के हवाले से। लेकिन अल्टीमेटली मुझे यही नज़र आता है कि अब यूक्रेन को भी ये समझ आ गई है कि उनको ना वो अमेरिका मज़ीद इमदाद देगा, तो इससे बजाय इसके कि हम 10,000 मील जाके अमेरिका के ऊपर रिलाय करें जो इमीडिएट हमसाया है रूस, उसके साथ, क्योंकि हमसाए तब्दील नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये अल्टीमेटली ग्रेजुअली ये अब सीज़ फायर की तरफ मामला जाएगा, लेकिन बगैर अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट या उस तरह से इंटरफेरेंस के। तो यूक्रेनियन, मेरा ख्याल है कि अब ये जो रूस के साथ इसी तरह सीज़ फायर की तरफ ही जाएंगे। फैसल, आप इसके ऊपर वेट करना चाहेंगे कि आप भी इसका आउटकम यही देख रहे हैं कि अब ज़रा चीज़ें एक्सेलरेट हो जाएंगी सीज़ फायर की तरफ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अभी सीज़ फायर की तरफ चीज़ें जाएंगी, इसलिए कि देखिए यूरोप का मुफाद बहरहाल इस चीज़ में है कि उसको रशिया से सस्ती गैस मिलती थी। लेकिन आप इस बात को नज़रअंदाज ना करें कि जब किसी बहुत ताकतवर एरिया को किसी मुल्क से गैस मिलती है तो वो सस्ती गैस मिलना उसका फ़ायदा तो है ही, लेकिन उस मुल्क का उससे ज़्यादा फ़ायदा है कि उसको इतना बड़ा क्लाइंट मुयसर है जो उसको इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर हर साल उसको उस गैस के बदले में दे रहा है। तो ये लिवरेज सिर्फ यूरोप के ऊपर रशिया की नहीं है, यूरोप की भी रशिया के ऊपर ये लिवरेज है। सो ये एक इक्वल गेम है, ये आप दुश्मनी भी रख सकते हैं और गैस का तबादला भी साथ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें साथ साथ कई दहाइयों से चल रही थी और आइंदा भी इनको चलाया जा सकता है, तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि अब अमेरिका जब इस डील से बाहर हुआ है, जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो कि मेरे ख्याल में एक सेट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे लाहौर में कहते हैं कि फील्डिंग ऑलरेडी उन्होंने सेट की हुई थी। इससे पहले एक हफ्ते में इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट तीनों इसी जगह पर बैठे थे, लेकिन उनके सामने जेडी वैंस नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, और कोई से सिवाय वो जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं कि अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्वेश्चंस तक कौन आएगा, कितनी बात होगी, कितने सवाल, हर चीज़ कोरियोग्राफ्ड होती है। इसमें वो नहीं थी। इसमें साफ लग रहा था कि आपने एक सेट ही इस तरह किया है कि ज़ेलेंस्की को इतना अंगेख्त करेंगे कि वो कुछ ऐसा कहे कि हमें जवाब मिले कि हम यूक्रेन से साइड पर हो रहे हैं। आप देखिए, जो अहम तरीन बात हुई है वो ये है कि अब कम से कम ज़ेलेंस्की के होते हुए अमेरिका यूक्रेन से डील नहीं कर सकता, या उसको माफ़ी मांगना पड़ेगी। और माफ़ी, आपको पता है कि वो एक प्रेसिडेंट हैं और वो इस वक्त माफ़ी मांगने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक और शिकस्त तस्लीम कर लिया, उनकी नेशन ने और यूरोप ने भी। उसका मतलब है कि आप पूरा यूरोप भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक जाएगा। यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को अपीज करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आप याद रखें कि वो उसके सामने झुकेगा नहीं। उसके साथ अभी फाइट करेंगे डिप्लोमेटिकली। उनको पता है कि ये थोड़ी देर के लिए आया है, हमेशा के लिए नहीं आया। लेकिन जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप राइट विंग का एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। उनके साथ एलॉन मस्क जर्मनी में और फ्रांस में फॉर राइट्स की जो उनके इलेक्शंस हैं उसकी कैंपेन कर रहे हैं अपने एक्स को। और रशिया भी जो है कंजर्वेटिव मुल्क है, वो एक अमेरिका की, यूरोप की तरह का लिबरल कंट्री नहीं है। तो वो समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी टीम और यूरोप के फॉर राइट लोग कि ये हमारा एक नया नेचुरल अलायंस बन रहा है और हम ऑर्डर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दे आर ट्राइंग फॉर दिस। अगर वो ये करते हैं तो ये एक परेशानी की बात है, जिसके बाद आप सिर्फ इन ममालिक में ही नहीं, आप सारी जगह पर आप डिक्टेटरशिप की हमायत देखेंगे। आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह के खत इमरान खान की तरफ से लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन रजीम हो गया। मुझे तो लगता है कि ये बात उल्टा वो चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी फेवर में जाती है ये बात।
एक सेकेंड, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब जो ख़त लिख रहे हैं वो इन टर्न ये चाह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियनिज्म आए? वो एक राइटली कंसर्न है कि हमारा मुल्क एक हाइब्रिड रजीम से डिक्टेटरशिप टोटलिटेरियनिज्म की तरफ जा रहा है। हाइब्रिड रजीम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के दरमियान का एक पड़ाव है, हम वहाँ हैं। हमें ये परेशानी है कि हमारा मुल्क मुकम्मल डिक्टेटरशिप में ना जाए, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अमेरिका को अब इसकी परेशानी नहीं रही। वो अब ये महसूस कर रहा है कि डिक्टेटरशिप्स और हार्ड लाइनर्स उसके नेचुरल अलायंसेस हैं। ओके, ठीक है। तो आप अमेरिका के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं बल्कि उनको इस चीज़ के ऊपर अब परेशानी नहीं होगी कि क्या हो रहा है, वो तो बल्कि सूट करेगा उनको ये सेटअप। वो उसको डील करेंगे, वो इसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ना कि उस वर्ल्ड ऑर्डर को जो कि आइजनहावर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लॉन्च किया था, अमेरिका को और यूरोप को साथ मिलाया था कि हम डेमोक्रेसीज के साथ एक यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर मुझे एक ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, I'd like to build more on it। अच्छा, हाँ जी, मुकम्मल करनी है कि वो यूनाइटेड नेशंस मिलकर डिफेंस करेंगी उस लिबरल वर्ल्ड का जिसमें डेमोक्रेसी है, तो वो ऑर्डर कल उन्होंने खत्म कर दिया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मोर ऑन दिस, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अमेरिका के ऊपर किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा यूरोप अमेरिका के खिलाफ, इससे क्या मतलब है, क्या मुराद देनी चाहिए आने वाले दिनों के लिए, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक जी। कल व्हाइट हाउस के अंदर यूक्रेनी सदर, अमरीकी सदर और वाइस सदर के दरमियान में जो हीटेड एक्सचेंज हुआ, इसके ऊपर तज्जिया तबसरा कर रहे हैं कि ये न सिर्फ यूक्रेन रशिया के तनाजुर में बल्कि पूरी दुनिया के तनाजुर में किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। मज़हर अब्बास साहब, ब्रेक से पहले हम बात भी कर रहे थे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो असाइड, लेकिन अगर अमेरिका को ही देखें तो आपने इससे पहले और बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी ये कहा कि ट्रंप के ऊपर बड़ा बुरा रिफ्लेक्ट करता है। आपका ये क्यों ख्याल है? अगर ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड था, अगर ये सब कुछ वेल थॉट आउट प्लान था, तो फिर तो इतना कुछ मसला नहीं होना चाहिए इसमें, बिकॉज ट्रंप के या अमेरिका के हक में वही हुआ जो वो चाहते थे। नहीं तो ट्रंप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं दुनिया को? और दूसरे ये कि ठीक है, यूक्रेन एक आइसोलेशन में चला गया है, ज़ाहिर है इस वक्त वो चाहेगा कि यूरोप उसकी प्रैक्टिकली सपोर्ट करे, कि जिसके इम्कानात कम हैं। मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट एक अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल सपोर्ट एक बिल्कुल दूसरी चीज़ है, वो मुश्किल लग रहा है। लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है डेफिनेटली यूक्रेन एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया गया है कि जहां उसके पास चॉइसेस बहुत कम हैं। अब यूरोप ने उसको सपोर्ट की है, लेकिन किस हद तक यूरोप आगे जाता है इसे देखना है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो कि रूस और डोनाल्ड ट्रंप का एक यक ज़बान होना एक तरीके से। ज़ाहिर है अगर ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को अक्यूज़ किया है, वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है कि यू कांट डिक्टेट अस और ये इस तरह की चीज़ें, वो डेफिनेटली अनडिप्लोमेटिक हैं। लेकिन ट्रंप ने दुनिया को मैसेज दिया है कि दिस इज़ डोनाल्ड ट्रंप। What do you mean? और आप जब ये कहते हैं कि ट्रंप के लिए ख़तरा है, तो उससे क्या मुराद है ब्रीफली? नहीं, ट्रंप के लिए ख़तरा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि ट्रंप के लिए ख़तरा है। चीज़ ये है कि ट्रंप दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं, यानी ये अगर वेल थॉट आउट प्लान है तो वो दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, यानी यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से क्या मैसेज दे रहे हैं, इवन अदरवाइज भी क्या मैसेज दे रहे हैं। जो अभी फैसल बात कर रहे थे, जो हमारे यहाँ की सूरत हाल है, देखिए अमेरिका ने हमेशा से अथॉरिटेरियन रूलर्स को डिफेंड किया है और उनको सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कभी भी कौन सा मार्शल लॉ है जिसको अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया। आप ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट में जनरल ज़िया-उल-हक को सपोर्ट किया उन्होंने, अमेरिकन इंटरेस्ट में जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट किया उन्होंने, उससे पहले 50s में उन्होंने अयूब खान को सपोर्ट किया। तो कौन सा ऐसा दौर है कि जिसमें उन्होंने अथॉरिटेरियन रिजीम्स को सपोर्ट ना किया हो? वो एक अलग चीज़ होती है कि जी वो डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ की भी बात करते हैं, लेकिन उनकी कभी भी इंगेजमेंट जो है वो अथॉरिटेरियन रूलर से कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो वो यहाँ भी अमेरिकन सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, वो ये नहीं कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है या पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ क्या हो रहा है। वो ये देखते हैं कि अमेरिकन और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कैसे हैं। वो उसमें भी जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, अफ़गानिस्तान का मामला है, दहशतगर्दी का मामला है, इन सारे मामलात में अगर पाकिस्तान की फ़ौज जो है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रही है तो वो उसे सपोर्ट करेंगे।
हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, इमदाद भी देंगे। जहाँ न्यूक्लियर वाला इशू आ जाता है वहाँ वो सैंक्शन भी लगा देते हैं, लेकिन वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म नहीं करते। सर ये बड़ी अहम बात है। अच्छा फैसल के पास ही मैं दोबारा लेके जाएं। फैसल, अभी हम बात भी कर रहे थे कि ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया की एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या एक पॉपुलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की ख्वाहिश का हमने देखा भी है। ईलॉन ने जो यूरोपियन इलेक्शन से मुख्तलिफ ममालिक में उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी इंटरफेरेंस या अपनी जो राय का इजहार किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं किस हद तक ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया इस चीज़ में कामयाब हो सकती है, कितनी स्पेस उनको मिल सकती है, या उनको कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा यूरोप से? और अगर ऐसा होता है, रेजिस्टेंस आती है, तो व्हाट डज दैट मीन फॉर अमेरिका और सदर ट्रंप? देखिए, इस वक्त उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट एक वर्ल्ड मोमेंटम है जो कि राइट विंग के हक में झुक चुका है। तो ये इस वक्त राइट विंग की और अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस ख्वाहिश को बहुत बड़ी सपोर्ट दे रहे हैं। दुनिया में राइट विंग और पॉपुलिस्ट लीडर्स का राज है और ये बेहतरीन वक्त है कि लिबरल ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया जाए उनके जहन में, और वो इसके लिए पूरा जोर लगाएंगे। मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर एलोन मस्क ने अमेरिकन इलेक्शन कैंपेन पर लगाए। जर्मनी में आप देखें कि चांसलर वही आया है जिसको वो चाह रहे थे। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 20% से ऊपर AFD ने वोट्स लिए हैं, जो कि इससे पहले बहुत पीछे रहा करती थी। उसके खिलाफ एक अलायंस जीता है, ये आप जहन में रखें, एक पार्टी नहीं जीती। इसी तरह फ्रांस में भी यही सब कुछ हो रहा है। तो ये वो इसमें जीत रहे हैं। इस वक्त ये 4 साल वो पूरा जोर लगा देंगे और ये एक जनरेशनल चेंज है। आपकी और हमारी जनरेशन इसमें से गुजरेगी और ये राइट विंग का पूरा जोर आएगा, ये इससे ज़्यादा ताकतवर होंगे। फिर एक बार ये एक दफ़ा लिबरल ऑर्डर की तरफ दोबारा दुनिया को जाना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन नफ्सियात ये है, इंसानियत की अब तक की तरक्की का जो हमने सबक सीखा है वो ये है कि इंसान एक बार जो चीज़ सीख लेता है उससे वापस नहीं जाता। पूरी इंसानियत तावत है कि इंसानियत का बहुत बड़ा चंक वैसे ही खत्म हो जाए, जैसा कि अभी कोई मुझे नहीं लगता करीब होने जा रहा है। तो आपने कहा कि इनकी सपोर्ट क्या है, क्या ये कामयाब होंगे? हाँ, ये इस जनरेशन में अगली 1-2 दहाइयों तक आप इनको काफ़ी कामयाब होता देखेंगे, क्योंकि मोमेंटम इनके हक में है। मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो रेजिस्टेंस बड़ी खौफनाक होगी। आप देखिएगा सबसे ज़्यादा अमेरिका से आएगी। और मैं कई फोरम्स पर ये बात कर चुका हूँ कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ये 4 साल मुकम्मल करते नज़र नहीं आ रहे। Really? एग्जैक्टली, क्योंकि देखें उसकी दो बड़ी अहम वजह। एक तो ये कि मेंटली ही इज़ नॉट स्टेबल। जब से उनको दूसरा फायर लगा है तो वो उस वक्त से जिस तरह से अपने आप को एक सेवियर समझ रहे हैं, और इस माइंडसेट में और इन 45 दिनों में उन्होंने जिस किस्म की प्रेसिडेंसी उन्होंने की है, अमेरिकन सिस्टम इस फास्ट पेस बुलेट ट्रेन डिप्लोमेसी के लिए तो है ही नहीं, और ये तो वैसे भी डिप्लोमेसी नहीं है। दूसरी बात ये कि माइंड इट, जो लोगों ने इन पर ये 2 अटेम्प्ट की हैं, दे आर सीरियस पीपल। वो ये इंटेलिजेंस की गेम्स इस तरह बंद नहीं होती कि उनका एक मिशन एक जगह पर नाकाम हो गया तो वो खामोश होकर बैठ जाएंगे। दे विल ट्राई देयर बेस्ट। और ये अगर ये 4 साल पूरे करते हैं कामयाबी से, तो मेरे लिए ये एक हैरत की बात होगी। तो आपने रेजिस्टेंस का कहा, रेजिस्टेंस भी होगी और बड़ी ज़बरदस्त होगी। अमेरिका के सिस्टम्स बहुत ज़बरदस्त हैं, चेक्स बड़े शानदार हैं। और दूसरी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि ज़ेलेंस्की जो है इसको चेंज करने के लिए अमेरिका पूरा जोर लगाएगा, क्योंकि यूक्रेन में रियल पॉलिटिक्स का तकाजा ये है कि अमेरिका का कुछ ना कुछ हाथ रहे। लिहाजा अब ज़ेलेंस्की अगर ओपनली माफ़ी नहीं मांग लेते तो और बड़ा काम नहीं होता, तो ज़ेलेंस्की अब मजीद प्रेसिडेंट शायद ना रह सकें अगर उन्होंने अमेरिका से डील करनी है। अच्छा, और कनाडा और पूरा यूरोप अगर ज़ेलेंस्की के पीछे है तो क्या अमेरिका का ये जोर कामयाब होगा ज़ेलेंस्की को हटाने का? दोबारा बताइए जरा, क्या कह रहे हैं? अगर कनाडा और पूरा यूरोप ज़ेलेंस्की के पीछे है और अमेरिका खिलाफ है, तो क्या अमेरिका का जोर कामयाब होगा ज़ेलेंस्की को हटाने के लिए? देखें, बात ज़ेलेंस्की की नहीं है। यूरोप ये चाहेगा कि अमेरिका को किसी भी तरीके से साथ रखा जाए रूस को एक जगह तक रोकने में। अगर उनको भी लगा कि इसको हटा देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपीज करना आसान है, तो वो भी इसके लिए कोई अच्छा सा फेस सेविंग निकाल लेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई ना इसकी, लेकिन जो अभी फ़खर फैसल ने ये प्रिडिक्शन की, अपना एनालिसिस दिया कि उनको लगता नहीं है कि सदर ट्रंप 4 साल पूरे कर सकेंगे। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आपको भी हालात व वाक़ियात इसी तरह या उनके जो इक़दामात हैं वो इसी तरफ जाते हुए लग रहे हैं?
अलीना देखें, इस टाइम जो अमेरिका में राइट विंग के हवाले से देखें और जिस तरह से ट्रंप को चेरिश किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, और जो उनके मुखालिफ हैं जो लिबरल, वो बिल्कुल ही दब चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बज़ाहिर कोई इस तरह की कोई अटैम्प्ट या कोई मूव जो है वो कामयाब होते हुए नज़र आ रही है। दूसरी बात जो आप कह रही थी ज़ेलेंस्की के हवाले से, उसको हटाने के हवाले से कि अगर बरतानिया, यूरोप और कनाडा ये मिल के भी वो कर लें। देखिए, अमेरिका ने उसका पूरा माजी उठा के देख लें, जो भी उसने काम, जो भी उसने मंसूबा किसी भी मुल्क के हवाले से हो वो पूरा करना होता है, किसी भी हवाले से हो, तो वो हमेशा से लोकल कोलैबोरेटर्स की उसके साथ ही मिली भगत के साथ ही उस मुल्क में अपना जो है वो मिशन जो है वो मुकम्मल करता है। तो चाहे वो यूरोप के हवाले से हो या यूक्रेन के हवाले से हो, तब तक वो नहीं हो सकता। अमेरिका अकेले से यूनिलैटरली जो है वो कोई भी अपना मिशन कामयाब नहीं करा सकता। उसके लिए फिर उनको ग्राउंड पे यूक्रेन से भी सपोर्ट की वो चाहिए होगी। यूरोप के हवाले से भी जो तब्दीली का, जिस तरह ये फैसल वड़ाई साहब भी बात कर रहे हैं कि राइट विंग का जो है वो एक उनको नज़र आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि राइट विंग का यूरोप के हवाले से ये कामयाब हो सकेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि यूनिलैटरली ये अपने तौर के ऊपर जो भी एक वो मुसल्लत करना चाहेंगे बरतानिया के हवाले से या यूरोप के हवाले से, उससे बड़ी इनको स्ट्रॉन्ग ना सिर्फ ये कि रेजिस्टेंस मिल रही है, बल्कि मैं नहीं समझता कि ये अमेरिका अपने कोई इस तरह के जो एक राइट विंग का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के हवाले से ये कामयाबी मिल सकती है। फिर ख़ासतौर के ऊपर यूरोप के अंदर देखा जाए या फिर इवन कनाडा के अंदर भी अगर हम देखें तो जो ये समझा जाता है कि जो ट्रंप और जो इलॉन मस्क के जो एक फेवरेट समझे जा रहे हैं राइट विंग के, वो होंगे। तो ये कनाडा हो या बाकी जो फ्री वर्ल्ड है उसमें रियलाइजेशन है, और ये जो असरात खासतौर के ऊपर जो 45 दिनों में देखने में मिले हैं, जो ट्रंप को अमरीकी भी इसको एक डिज़ास्टर के तौर के ऊपर समझ रहे हैं। ख़ासतौर के ऊपर अगर कल वाली जो एक मुलाकात है उसके बाद आप देखें उनका अमरीकी सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, जिस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह का जो है वो कामयाब हो सकेंगे कोई जो एक राइट विंग का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कायम करने में जो ट्रंप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है। फैसल, अगर आप ब्रीफली कुछ कहना चाहें। देखिए, मेरा ख्याल जो कहना था मैंने बता दिया। मुझे सिर्फ ये इसका राइट विंग वर्ल्ड ऑर्डर कामयाब होता नजर आ रहा है आर्जी तौर। ठीक है, अगले आप देखिए इसकी लफ्ज़ पे आप गौर करें। जनरेशनल, एक जनरेशन इस माइंड के साथ जवान हुई है कि लिबरल आइडियाज गलत आइडियाज हैं, ये हमारे हक में नहीं है, और वो एक पॉपुलस वेव का शिकार है सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ के। तो ये आर्जी तौर पर कामयाब होंगे, फिर इसके नतायज आएंगे, और जैसे हिस्ट्री अपना कोर्स लेती है वापस इंसान उन्हीं लिबरल वैल्यूज पर आएगा। यू पुट अप अ स्ट्रांग केस, लेकिन अब देखते हैं कि एग्जैक्टली कितनी रेजिस्टेंस होती है, होती भी नहीं है, क्या है ये भी तो साथ बताए ना कि ये जो बात हो रही है अमेरिका और रूस की कुछ ना कुछ कुर्बतों की, या फिर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी ट्रंप इज डूइंग रशिया's वर्क, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि रशिया आइसोलेशन से बाहर आने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, क्योंकि उस पर पाबंदियां हैं, उसके एसेट्स 33 अरब डॉलर से ऊपर के यूरोप में फ्रीज हैं, $100 of billion उसके अमेरिका में फ्रीज हैं। वो ये कोशिश कर रहा था कि मुझे आइसोलेशन से निकाला जाए, और उसके लिए ट्रंप जो है एक यूजफुल इडियट प्रूव हुआ है, और वो उसने इसको इस आइसोलेशन से निकाल लिया है। 90 मिनट अगर आप किसी से बात करेंगे, एक सुपर पावर बात करेंगे, तो वो किसी आइसोलेशन में नहीं है। Now this is very interesting। मदद साहब, अगर ज़रा क्लोजर टू होम इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो ट्रंप से बड़ी यहाँ पर भी डोमेस्टिकली उम्मीदें वाबस्ता हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी लॉबिंग कर रही है, और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस के थ्रू लेटर्स भी लिखवाए हैं। क्या समझते हैं, क्या ट्रंप यूजफुल अभी भी प्रूव हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है? देखिए, उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि इस अमेरिका इस तरीके से नहीं सोचता जिस तरीके से यहाँ हम सोचते हैं। अमेरिका के सोचने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया तब्दील हो गई है, वो कोल्ड वॉर का ज़माना ख़त्म हो गया है, लेफ़्ट विंग जो है वो वीक हो गया है रूस के कम्युनिज़म के ख़ात्मे के बाद। हमारा मसला सिर्फ ये है कि हम अपने डोमेस्टिकली चीज़ों को बेहतर करें। दुनिया में इस वक्त बिल्कुल एक दूसरे अंदाज़, आप देखें ना, पाकिस्तान बहुत से ममालिक के लिए इररेलेवेंट होता जा रहा है। आपके इर्द गिर्द के। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि पाकिस्तान में अमेरिका को अथॉरिटेरियनिज्म सूट करता है या उनको सूट करता है, कि क्योंकि दूसरी साइड पे भी तो अगर देखें खान साहब एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं, तो वो भी अमेरिका के कहीं ना कहीं फ़ायदे में ही होगा, या फिर आपको लगता है नहीं? ट्रंप, मैंने कहा ना कि ट्रंप इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल लीडर। वो शहबाज शरीफ अमेरिका जाएंगे तो वो कुछ भी कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप उनसे,
ये भी कह सकते हैं कि आप जो है पॉलिटिकल लिबर्टीज़ दें, आप अपने सिविल लिबर्टीज़ दें, आपने क्यों अपोजिशन लीडर को, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम। आपको लगता है इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हो शहबाज शरीफ साहब और कह दें ट्रम्प साहब निकालो खान साहब को बाहर, फ्री इमरान खान? नहीं, मेरे उस तरह की चीज़ें नहीं होती। इस यूक्रेन का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी भी चीज़ों से बांध लेते हैं, उसको हमें रैशनल अंदाज में देखना चाहिए। आपको हेल्प मिल जाती है, वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो आप अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट जारी रखें। बट अभी फ़खर, अगर आप इसको एनालाइज करें डोमेस्टिकली, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह से मौजूदा सेटअप चल रहा है वो अमेरिका को ज़्यादा सूट करता है और खान साहब के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट की तरह पोर्ट्रे हो रहा है? अब अलीना, अगेन देखें, हमें ट्रंप की लीडरशिप स्टाइल को फिर देखना होगा। आप पाकिस्तान का कोई भी लीडर चला जाए, उसको अगर फर्स्ट इंप्रेशन में कोई ट्रंप को मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा इंप्रेशन मिल जाता है, चाहे वो शहबाज शरीफ जाएं या जो भी जाएं लीडर जाएं, तो वो कोई भी बात करेंगे ट्रंप उससे अग्री भी करेगा और शायद कोई जो है वो एक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं जाता, वो एक पर्सनैलिटी और उसको देख के ही ट्रंप जो है उसी इंस्टेंटली जो है मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह की भी वो मुलाकातें हो रही हैं उससे होता है। लेकिन ये जो इमरान खान या डोमेस्टिकली उसका कोई अमेरिका का कोई किरदार हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए हमें मैं नहीं समझता कि डायरेक्टली अमेरिका कोई भी, चाहे वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से या ओवरऑल हो, वो करेगा। अगर हम रीसेंट मोस्ट भी देखें, जो एक डेवलपमेंट हुई जो रूस और उसके दरमियान, वो सऊदी अरब के थ्रू हुई है। तो यहाँ पे भी अगर कोई पाकिस्तान में इस तरह की तब्दीली के हवाले से होगा या रिहाई के हवाले से होगा, तो मैं नहीं समझता कि वो डायरेक्टली वो करेंगे, वो सऊदी अरब के थ्रू ही करेंगे। और सऊदी अरब को अगर देखा जाए जो मौजूदा सूरत हाल में और जो माजी में जो कुछ हुआ इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो सऊदीज जो है वो बिल्कुल वो प्रेफर जो मौजूदा जो है वो हुकूमत है या जो मौजूदा जितने भी हमारे वो हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू इमरान खान है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रंप जो है वो डायरेक्टली वो इससे वो। फैसल साहब, कंक्लूडिंग कमेंट्स? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इस बात को मान कर चलना पड़ेगा कि पाकिस्तान अमेरिका के जो रिलेशंस हैं, बेसिकली ये GHQ और पेंटागन के रिलेशंस हैं। तो हमारी जो भी सूरत हाल हो वो रिलेशंस कायम रहेंगे और बस वो मिनिमम सतह है वहाँ पर हम रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब हमने बात जहाँ से शुरू की ज़ेलेंस्की और सदर ट्रंप के दरमियान होने वाली स्पैट और फिर इसके असरात क्या हो सकते हैं जंग में ख़ास तौर पे, तो इसके ऊपर हमारे पैनल के ऊपर डिवीज़न है और दो राय पाई जा रही है। एक तरफ फैसल हैं जो समझते हैं कि आने वाले दिनों में उनको सीज़ फायर होता हुआ नज़र नहीं लगता। वहाँ फ़खर दुरानी साहब ये कहते हैं कि उनको बड़ी अब लगता है कि इसको व्हील्स लग जाएंगे और एक्सेलरेट हो जाएगा सीज़ फायर का सारा प्रोसेस। देखते हैं अब आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।